क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के साथ मैं शुभ्रा झा, मातृभूमि सेवा संस्थान की फरीदाबाद इकाई की महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष, आप सभी बंधुओं की तरफ से आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन करती हूँ। आज सारा देश पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की जयंती मना रहा है और हम सब भी यहाँ उनकी पराक्रम, उनके देश प्रेम को हम यहाँ नमन कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने जब कभी भी देश प्रेम से भर करके अपने हृदय से आवाज़ लगाई, उद्घोष किया, तो हमारे देश के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, दौड़ करके उनके साथ खड़े हो गए। आज भी जब हम जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों को सुनते हैं, तो अपने आप ही हमारे रक्त से एक ऊर्जा बढ़ जाती है और उसमें उबाल आने लगता है। नेताजी का जन्म आज से 125 वर्ष पूर्व 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुई थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस जाने माने वकील थे। उनकी माता एक सरल विदुषी थी। 14 भाई बहनों में नेताजी का भरा पूरा परिवार था। बचपन से ही नेताजी के मन में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रबल इच्छा रहती थी। वो अन्याय सह नहीं पाते थे और इसलिए शायद उन्हें कई बार प्रताड़ना सहनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं हटे। उन्हें अपनी पढ़ाई से भी दूर किया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अत्याचार करने वालों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन वो उस पथ पर आगे बढ़ते गए। उनके मन में फौज या सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन उनके आँखों की परेशानी होने के कारण, दृष्टि दोष होने के कारण वो अयोग्य साबित हो गए। लेकिन उनके मन में कहीं दबी रह गई वो इच्छा कि मुझे सेना में जाना है। इसलिए उन्होंने किसी भी तरह टेरिटोरियल्स आर्मी की परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हो गया, लेकिन मन में पढ़ाई के लिए भी इच्छा उतनी ही प्रबल थी। इसलिए उन्होंने दर्शन शास्त्र में बीए किया और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। पिताजी की इच्छा के कारण वो आईएएस की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने वरीयता में चौथा स्थान प्राप्त करके यह साबित किया कि वे पढ़ने में भी उतने ही दक्ष हैं और उतने ही तेज हैं। युवा सुभाष चंद्र बोस के मन में विवेकानंद और अरविंद घोष जैसे महान व्यक्तित्व की छवि पड़ चुकी थी। वो उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने नौकरी करना उचित नहीं समझा और आईएएस को परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बावजूद उन्होंने अंग्रेज के अंदर नौकरी करना स्वीकार नहीं किया और
देश प्रेम या देश सेवा के लिए अपने आप को संपूर्ण तरह से झोंक दिया। 1921 ईस्वी में उन्हें पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई और इस क्रम में उन्होंने असहयोग आंदोलन भी किया महात्मा गांधी के साथ, कई बार जेल भी गए, लेकिन उनके देश प्रेम में कभी कमी नहीं आई, वो बढ़ती ही चली गई। 1922 ईस्वी में वो कलकत्ता के महापालिका के प्रमुख अधिकारी बनाए गए और जैसे ही वे महापालिका के प्रमुख अधिकारी बने, उन्होंने अंग्रेज़ों के नाम पर पड़े हुए कलकत्ता की सड़कें, रास्तों को बदलना शुरू किया। बस फिर क्या था, अंग्रेज़ों के आंखों में वो खटक पड़े। अंग्रेज उन्हें किसी न किसी तरह से रोकना चाह रही थी, इसलिए झूठा आरोप लगाकर, क्रांतिकारी बतला करके अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया। 1925 में वो म्यांमार के मांडेले कारागृह में बंद किए गए। अंग्रेज़ों की साजिश थी कि उन्हें वहाँ से किसी तरह यूरोप भेज दिया जाए, और लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपनी इस मंशा को उनकी भांप गए। सुभाष चंद्र बोस ये जान चुके थे कि अगर वो यूरोप गए तो फिर वापस भारत की तरफ नहीं आ पाएंगे। अंत में अंग्रेज़ों ने उन्हें किसी भी तरह मजबूरी में रिहा किया और सुभाष चंद्र बोस फिर से अपनी आज़ादी की लड़ाई में जुट पड़े। 1930 में सुभाष चंद्र बोस ने देश से ही कोलकाता के महापौर का चुनाव लड़ा, और ये देखिए कि उनका जोश कितना ज़्यादा था, लोगों में उनके प्रति कितना प्रेम था कि वो वहाँ जेल में रहते हुए वो जीत गए। मजबूरी में अंग्रेज़ों ने उन्हें फिर रिहा किया, लेकिन अंग्रेज उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि इस युवा के अंदर कुछ ऐसा है जो हमें परेशान करेगा। युवा के अंदर वो बेचैनी वो महसूस कर चुके थे, और इसलिए 1932 ईस्वी में फिर से उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इस बार सुभाष चंद्र बोस की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और उन्हें मजबूरन यूरोप जाना पड़ा इलाज कराने के लिए। 1933 से 1936 तक वो यूरोप में रहे। इस बीच उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की, जिसमें मुसोलिनी प्रमुख थे। अलग अलग जगह पर गए, बड़े बड़े नेताओं से मिले और भारत को आज़ाद कराने का निवेदन किया, सहयोग मांगा। 1934 में एमिली सेंकल नाम की एक महिला उनके संपर्क में आई, जो एक टाइपिस्ट थी और उनके बुक को पब्लिश कराने के लिए, उनका सहायता करने के लिए उनके पास आई थी। और यही एमिली सेंकल से बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1942 ईस्वी में जाकर शादी की। उनसे उनकी एक बेटी है, अनीता बोस फाक, जो कि आज भी भारत आती हैं, अपने परिवार वालों से मिलती हैं। 1938 में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ और वहाँ वो सर्वसहमति से अध्यक्ष चुने गए। उनके कार्यप्रणाली या सोच से महात्मा गांधी बहुत समर्थन नहीं कर पाते थे। वैचारिक मतभेद उन दोनों के बीच हमेशा रहता था। इसलिए 1940 ईस्वी में जब दूसरा चुनाव हुआ अध्यक्ष के लिए, तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जीते। वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्हें मजबूरन 29 अप्रैल 1939 ईस्वी में इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन 3 दिन बाद ही 3 मई को उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया,
फॉरवर्ड ब्लॉक का काम ही था कि वो देश को किसी भी हालत में आज़ादी दिलाए। इसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनाने पड़े वो अपनाने को तैयार थे। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जब सुभाष चंद्र बोस जी को पता चला कि ब्रिटिश और जर्मनी में लड़ाई शुरू हो गई है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो वो फूले नहीं समाए और जोश से भरकर उन्होंने फिर से भारत को आज़ाद कराने का अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए। कांग्रेस भी सुभाष चंद्र बोस को अपने साथ ही रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस की ऊर्जा कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करे और देश को आज़ादी दिलाए, लेकिन कांग्रेस की अहिंसा नीति और सुभाष चंद्र बोस की नीति दोनों मेल नहीं खा रही थी। मजबूरन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और अकेले ही ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रेरित हुए। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के बहुत सारे नेता देश के अलग अलग इलाके में जा कर के आंदोलन कर रहे हैं, तो वे परेशान हो गए और अंत में मजबूरन उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो देश के लिए निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने सारे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं को कारागार में बंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो चुपचाप कारागार में बैठकर रहने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने वहाँ आमरण अनशन शुरू किया कि चाहे जान चली जाए लेकिन देश को वो आज़ाद करा कर रहेंगे। विश्व युद्ध के इस मौके को वो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने जान की परवाह न करते हुए आमरण अनशन वो करते रहें। अंग्रेज अंत में डर गए कि कहीं यह जेल में ही मर न जाए, इसलिए उन्हें रिहा तो कर दिया लेकिन उन्हें नज़रबंद करके घर के अंदर बंद किया। सुभाष चंद्र बोस की एक खासियत थी कि वो जितने पराक्रमी थे उतनी चालाकी थे। वो जानते थे कि किस तरह अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें आगे बढ़ना है और वे बड़ी चालाकी से वहाँ से नज़रबंद घर से चुपचाप रातों रात निकल गए और अफ़गानिस्तान के काबुल पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर के उन्होंने रूस, जर्मनी, जापान सबके दूतावासों से संपर्क किया और सहायता मांगी कि अभी वो मौका है जब सब मिल करके देश को, हमारे भारतवर्ष को आज़ादी दिलवा सकते हैं, तो कृपया मेरी सहायता करें। वो जर्मनी गए और वहाँ हिटलर से उन्होंने मुलाकात की और निवेदन किया कि जितने भी भारतीय सैनिक उन्होंने कैद किए हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, उन्हें सब वो रिहा करें। वो कैदी जो थक गए थे, उनकी ऊर्जा खत्म हो गई थी, उनमें दोबारा उन्होंने ऊर्जा भरी, उत्साह भरा और एक नया फौज इकट्ठा किया जिसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया। आज़ाद हिंद फौज एक विशाल सेना तैयार हुई। जापान, सिंगापुर, जहाँ जहाँ से जो भी भारतीय थे वो सब इसमें शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी की रानी नामक एक रेजिमेंट भी बनाया जिसमें उन्होंने महिलाओं को भी भरपूर मौका दिया अपने देश के लिए लड़ने का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापान के साथ मिलकर के भारत के हिस्से पे अंडमान निकोबार पर आक्रमण किया और वहाँ उन्होंने सफलता प्राप्त की, उसे आज़ाद करवाया। इसे स्वराज द्वीप का नाम दिया गया और सुभाष चंद्र बोस वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वहाँ अपना झंडा लहराया, अपनी नई करेंसी वहाँ चालू की, नया बैंक खुलवाया, नया गान उन्होंने वहाँ गाया और उसी समय उन्होंने दिल्ली चलो का ऐसा उद्घोष किया कि सभी जहाँ थे वहीं से विद्रोह करने लगे कि किसी तरह भारत आज़ाद हो।
यही समय था जब 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रेडियो से संबोधन करते हुए अपने देशवासियों को निवेदन किया कि सभी विद्रोह करें, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के लड़े। उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और आज भी वह देश उन्हें उसी नाम से जानता है, राष्ट्रपिता। ये राष्ट्रपिता का नाम सुभाष चंद्र बोस का ही दिया हुआ है। उन्होंने वहाँ थमना उचित नहीं समझा और कोहामा और भी इम्फाल पूर्ववर्ती इलाके क्षेत्र में आक्रमण शुरू किया। किसी कारण से वो सफल न हो पाए। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बुरी तरह से हार हुई। होनी को कोई टाल नहीं सकता। शायद इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बढ़ते कदम रुक गए। जापान के पराजय के बाद वो रूस की तरफ मुड़े सहायता पाने को, और वो इसी यात्रा में बढ़ चले थे। लेकिन 23 अगस्त 1945 को टोक्यो के एक रेडियो से उद्घोषणा हुई कि विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई है, जिसे आज तक एक रहस्य के रूप में माना जा रहा है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये माना ही नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मर गए हैं। अभी हाल तक बहुत लोगों ने नेताजी को अपने देश में ही देखने का दावा किया है। गुमनामी बाबा जो 1985 ईस्वी में सिधार गए, उन्हें भी कई लोगों ने नेताजी कहकर संबोधन किया है। उनके पास जो भी सामान मिले हैं उसकी जांच हो रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई जांच कमेटी बैठी। मुखर्जी कमेटी भी अभी अपना रिपोर्ट दे रही है। सभी ने ये माना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की कोई ठोस प्रामाणिकता नहीं मिल पा रही है। अभी भी जांच चल रही है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने जीवन काल में ही उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो आज भी युवा के लिए प्रेरणादायी हैं। आज भी हमें उन्हें याद रखना चाहिए, उनके किए गए कामों को याद करना चाहिए। आज पराक्रम दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता थे, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अपनी कुछ पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ। मेरी कविता उन्हीं को संबोधित करके कह रही हूँ मैं कि दबी हुई है आज भी ज्वाला मन के किसी पटल में, चिंगारी जो बदल रही है रह रह कर अनल में। चाहे डालो कितने भरजल, चाहे डालो कितने ताले, तप्त भूमि चिन्हों से फिर भी उठते नम में अंगारे। कभी नहीं मिलती है शांति बिना समर उद्घोष किए, बिना शक्ति के देव भी जग में नहीं सहसा पूजित हुए। विश्व पटल पर रखा हिंद ने, यहाँ आज़ाद हिंद फौज की बात कर रही हूँ मैं, कि विश्व पटल पर रखा हिंद ने शौर्यपूर्ण संपूर्ण नीति, एक साथ बने विद्रोही तब जाकर स्वतंत्रता मिली। अन्यायी कहाँ समझता भला, अन्यायी कहाँ समझता भला, विवेकशील अनुनय की भाषा, शासन शक्ति के कानों में नहीं भेदती शांति ताशा। आत्मसम्मान के विस्फोट जोर से, आत्मसम्मान के विस्फोट जोर से हिलती अन्याय की भूमि, बंदूकों के धुओं से अक्सर दहती भ्रम की जकड़ी मिट्टी।
यानी अंग्रेज ने जो सोचा था कि उनकी इस तरह से हमेशा शासन व्यवस्था चलती रहेगी, वो ढह गई। मत भूलो आज के युवा उस नेता के बल को, जिसने बुझे हुए राख में धधकाई अनल को। जो सैनिक हार गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, बुझ गई थी उनके अंदर की ज्वाला, उनमें फिर से उन्होंने आग जलाई और आज़ाद हिंद फौज बनाया। आज अगर भर लो मन में कुछ लेकर वो चिंगारी, विश्व गुरु के पथ पर समझो चल पड़ी पुनः भारती। भरकर भुजा में बल नयन में भाव सम सम्मान लिए, भरकर भुजा में बल नयन में भाव सम सम्मान लिए, वसुदेव कुटुंब का मंत्र जाप कर तुमने विश्व कल्याण किए, तुमने विश्व कल्याण किए। बहुत बहुत धन्यवाद।